नमस्कार, आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश खबरों की तह तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अहम कार्यशाला आज शिमला में आयोजित की जाएगी, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय भवन अनुसंधान के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षित निर्माण प्रैक्टिस को लेकर मंथन होगा। सीबीआरआई रुड़की और हिमकॉस्ट शिमला के बीच एमओयू होगा। भूकंप विरोधी भवन निर्माण तकनीकी को लेकर भी एमओयू साइन किया जाएगा। आज शिमला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अहम कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कई एमओयू भी साइन किए जाएंगे। सुरक्षित निर्माण प्रैक्टिस को लेकर मंथन होगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अहम कार्यशाला का आयोजन सीएम सुक्खू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय भवन अनुसंधान के विशेषज्ञ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षित निर्माण प्रैक्टिस को लेकर भी मंथन होगा। सीबीआरआई रुड़की और हिमकोस्ट शिमला के बीच एमओयू साइन होगा। हिमाचल में पिछले दिनों आई आपदा को लेकर ये काफी अहम कार्यशाला मानी जा रही है और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज शिमला की बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अहम कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। सीएम सुक्खू इस कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ही कई एमओयू भी साइन होंगे। विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा से भारी नुकसान हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं अब सोचने पर प्रदेश मजबूर हो गया है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी आपदाएं आती हैं तो उससे निपटना कैसे है और खासतौर पर भवनों को का निर्माण किस तरह से होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश न केवल इस बार प्राकृतिक आपदा, जिसमें मानसून सीजन हम कह सकते हैं, मानसून की वजह से नुकसान झेला है, बल्कि इसके साथ साथ आने वाले समय के लिए भूकंप की एक बड़ा खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए बन सकता है, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ अब इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाके, जिसमें शिमला की अगर बात करें, मंडी, कुल्लू की बात करें, तो ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं और जब ऐसा भूकंप कभी आएगा तो बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। तो घर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि भूकंप रोधी हो और इसके साथ साथ जब प्राकृतिक आपदा आती है, भारी बारिश होती है, उस स्थिति में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं ना हो, भवन ना ढह सके, इसलिए एक मजबूत स्टैटा, उसकी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इसको लेकर अब विचार आगे किया जा रहा है। इसको लेकर अब मंथन का दौर कुछ शुरू हो चुका है। इसी से जुड़ा आज का ये कार्यक्रम है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये इस कार्यक्रम को कर रहा है। हिमकॉस्ट भी इसमें हिस्सेदार है और इसमें जो चर्चा होनी है कि सुरक्षित भवन निर्माण कैसे हो और जो भी निर्माण कार्य हो, न केवल भवन निर्माण बल्कि बाकी भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सुरक्षित हो, उसके लिए एक प्रैक्टिस आज से ही करनी चाहिए। इसको लेकर चर्चा होनी है और भूकंप रोधी तकनीक से कैसे निर्माण कार्य किया जा सकता है, घर या और चीजें बनाई जा सकती हैं, इसको लेकर भी इसमें डिस्कस होना है। एक एमओयू भी बाकायदा इसमें हस्ताक्षरित किया जाना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्थिति में, और उसमें जो केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की है उसके बीच में और जो हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद है उसके बीच में ये एमओयू होना है। जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र रुड़की है उनके विशेषज्ञ एक पूरा प्रारूप तैयार करेंगे। एक पूरा हम कह सकते हैं कि जो उनका नॉलेज है उसके आधार पर एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, फिर राज्य सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार ये आगे तय करेगी कि कैसे भवनों का निर्माण होना है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में होना है, प्राइवेट क्षेत्र में होना है। और पिछले कल भी राज्य सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आने वाले समय में हम जो भवन निर्माण है उसमें नींव मजबूत हो, इसको लेकर एक जो है नीति बनाई जाएगी, ताकि जहां पर भी घर का निर्माण किया जाना है वहां पर ऐसा ना हो कि जो वहां का स्टेटा है, वहां का जो धरातल है वो मजबूत ना हो। क्योंकि विशेषज्ञ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी हिमालय में आता है, तो जो पश्चिमी हिमालय है इसका स्टेटा ज्यादा मजबूत नहीं है। कुछ जगह मजबूत है, कुछ जगह ऐसे भी स्थान है जहां पर सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले वहां पर भूस्खलन हुआ है और आज लोगों को लगता है कि ये मजबूत जगह होगी तो घर बना दिए जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में मजबूत जगह नहीं होती है। तो पहले उसका सर्वे होना चाहिए। तो ऐसा सरकार एक फैसला भी करने वाली है और उसी से जुड़ा एक बड़ा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सेमिनार आज शिमला में हो रहा है, होटल हॉलिडे होम में। और इसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ओवर से जो उनका सरकारी आवास है
वहां से एक रैली को रवाना करेंगे, एक सॉलिडेरिटी, एक कह सकते हैं कि एक एकता का प्रदर्शन आम लोग करेंगे कि हम आपदा से निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं, और उसको लेकर वो रिज मैदान तक वो पूरी वो रैली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयास हो रहा है कि आने वाले समय में आपदा से प्रदेश को नुकसान कम पहुंचे, और जो गलतियां पूर्व में हो चुकी हैं, जिसका खमियाजा इस बार पड़ा है, वो दोबारा से ना हो। तो इसको लेकर एक विस्तार पूर्वक की चर्चा होनी है, और उसी दिशा में सरकार भी आगे बढ़ रही है। जी दीपिका। बिल्कुल प्रदीप, आपदा से निपटने के लिए आज की जो कार्यशाला है वो काफी अहम और महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है। उसी के साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से दिग्गज और विशेषज्ञ इस कार्यशाला में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, और उनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी होंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उनके पास ही एक विभाग है। बाकी राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, और जो केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र है वहाँ के विशेषज्ञ इसमें रहेंगे, जिलों के अधिकारी भी इसमें आएंगे, और जो हिमाचल प्रदेश विज्ञान पर्यावरण परिषद है उसके साइंटिस्ट भी, उसके जो विशेषज्ञ है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और एक बात और है कि मानसून सीजन के दौरान जब आपदा थी उस वक्त कई अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है, लोगों की मदद की है, समय रहते मौके पर पहुंचे, उन्हें भी आज सम्मानित किया जाना है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम हम इसे कह सकते हैं, और भविष्य की चुनौतियों को लेकर एक रोड मैप इसमें तैयार होता है। जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सोनीपत में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। 11 लोग खरखोदा क्षेत्र के पीपली गांव के पास ये हादसा हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी के ये लोग बताए जा रहे हैं। झज्जर में धान काटने सभी मजदूर जा रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। सोनीपत से ये खबर आपको बता रही हैं, जहां पर बड़ा हादसा जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनीपत से जयदीप राठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयदीप, सोनीपत में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिएगा, सोनीपत केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे ये हादसा हुआ और बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा, जिसमें 5 लोगों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और 11 अन्य लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ये हादसा जो है केएमपी पर पीपली टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां पर एक ट्रक ने जो है पिकअप गाड़ी को टक्कर मारी। ये सभी लोग जो है ये मजदूर थे और धान की कटाई के लिए झज्जर जा रहे थे। लखीमपुर खीरी बिहार से ये लोग आए थे और सभी मजदूर लोग थे जो एक ही पिकअप गाड़ी के अंदर सवार थे, और एक ट्रक के साथ इसकी टक्कर होती है। और टक्कर इतनी भयानक थी कि 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, 11 अन्य लोग घायल है, जिनको पहले खरखोदा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, वहां से उनकी नाजुक हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। साथ ही जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। जी बिल्कुल जयदीप, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जो घायल है उनकी क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन जो है वो ट्रक चालक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने में लगा है? जी बिल्कुल, हादसे के बाद से जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है ट्रक के आधार पे, और उसके अलावा जो घायल थे पहले उनको खरखोदा के जो सिविल हॉस्पिटल वहां ले जाया गया, लेकिन नाजुक हालत के चलते उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है, जहां सभी मरीजों का जो है वो इलाज किया जा रहा है। और इसमें पूरे हादसे में बता दूं 5 लोगों की डेथ हुई है। सभी लोग बिहार के रहने वाले थे, लखीमपुर खीरी से धान की कटाई के लिए जो है वो हरियाणा आए थे, और पीपली टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ। और झज्जर में जो ये लोग कटाई के लिए जा रहे थे सभी मजदूर लोग थे, और पुलिस ने सभी शवों को जो है हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। और उनके जो परिजन थे, जो लोग इनके साथ थे, उनको जो है पुलिस कांटेक्ट कर रही है ताकि उनके परिजनों को यहाँ बुलाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ का दौरा किया और इस दौरे के दौरान पीएम ने उत्तराखंड को कई सौगातें दी है और कई करोड़ों की सौगात दी। पीएम ने लगभग 4,200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 23 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया।
पीएम मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे और आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही है। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दूर पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की, इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में एशियन गेम समाप्त हुए हैं, इसमें भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने शतक लगाया। 100 से अधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहा, क्या कुछ खास उनके इस दौरे को लेकर रहा, क्या कुछ अहम बातें उन्होंने कही, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से नासिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और वो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जिलों में गए और जनसभा को संबोधित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि करीब 4,000 मोदी ने उत्तराखंड की जनता को दी है, इससे बहुत सारे विकास कार्य होने वाले, करीब 1 योजनाओं का किया गया। तो ये कहते हैं कि जो 23 परियोजनाएं बननी है उसको लेकर 4 लाख करोड़ रुपया दिया गया। सारे पुलों का निर्माण होना है और इसके अलावा करीब बहुत सारी सड़कें हैं, सड़कों का निर्माण होना है। साथ ही साथ जो कई ऐसे कार्यालय है बहुत आवश्यकता थी, उन कार्यों का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ करीब 388 पोलिंग हाउस निर्माण होना है और इस सड़कें बननी, 25 पुलों का निर्माण होना है। तो ये सौगात की गई करीब 4,200 करोड़, जिससे कहते हैं उत्तराखंड की दिशा अब बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का लगाव हमेशा और मैंने बार बार ये कहते हैं कि उत्तराखंड जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है और ये प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं तो वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जनता से सीधा संवाद करते हैं। कल जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो कई ऐसी अहम बातें की। चलिए नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम ने छोटी सरकार को शक्तियां दी, मेयर को कर्मचारी निलंबित करने का अधिकार दे दिया है। सीएम ने ग्रुप सी डी के कर्मचारियों को मेयर अब निलंबित कर सकेंगे। प्रशासनिक स्वीकृति की पावर 10 करोड़ की गई। नगर निगम के लिए 600 से 700 करोड़ आवंटित होंगे। 7 निगमों में इलेक्ट्रिक एसी बस भी शुरू होगी। सीएम मनोहर लाल का ये बड़ा फैसला, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर सीएम ने छोटी सरकार को शक्तियां दी हैं। मेयर को कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार सीएम ने दिया। ग्रुप सी डी के कर्मचारियों को मेयर अब निलंबित कर सकेंगे। प्रशासनिक स्वीकृति की पावर भी 10 करोड़ की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर राज्य की छोटी सरकार यानी मेयर को अधिकार दे दिया है कर्मचारियों को निलंबित करने का। ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी है उनको निलंबित करने का ये यहां पर बड़ा फैसला लिया गया, उनको अधिकार दिया गया। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल दीपिका, ये खबर जुड़ी हुई है प्रदेश की छोटी सरकार से। प्रदेश के अंदर जो शहरों की सरकार है उससे जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कल मेयरों के साथ और जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिस बैठक में तमाम मेयरों के सुझाव लिए गए थे और कई फैसले जो है किए गए थे। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला है जो प्रशासनिक पावर है उसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो मेयर है उनका ये मानना था कि जो सी डी ओहदे के जो कर्मचारी है या फिर जो जेई हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई का जो अधिकार है वो पूरे तौर पर मिलना चाहिए, ताकि धरातल पर हो रहे जो कार्य हैं उनमें पूरे तरीके से गति लाई जा सके।
जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ जो 7 निगम हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाने को लेकर के भी स्वीकृति इस बैठक के अंदर हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो शहरों की जो सरकार है, जो छोटी सरकार है, उसे सुदृढ़ बनाने को लेकर के, उसे और शक्तियां देने को लेकर के कल हुई ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कई अधिकार जो है वो मेयरों को दिए गए हैं। इसी के साथ साथ 600 से 700 करोड़ रुपए जो है वो निगमों के लिए खर्च करने के लिए जो है आवंटित भी करने की जो योजना है वो यहाँ पर रखी गई है। इसको भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल में जो बैठक हुई है उसके अंदर जो डिस्कस किया गया है। तो सीधे तौर पर जो विकास कार्य शहरों के अंदर जो रुके हुए हैं या फिर उनमें किस तरीके से गति लाई जा सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए कल हुई ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। और इसमें जो अधिकार मिले हैं उसके बाद अब शहरों के अंदर नए गति के साथ जो विकास है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बड़ा फैसला यहाँ पर ये मुख्यमंत्री का माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने कल ये फैसला लिया, अब अगर आने वाले वक्त में बात की जाए तो किस तरीके से इस फैसले को लेकर ये जो निलंबन का जो अधिकार दिया गया है, बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर अगर कर्मचारी को इस बात का डर होता है कि जो आदेश उसको दिया गया है उसकी ठीक प्रकार से अगर पालना नहीं होगी तो उस पर जो कार्रवाई की जो गाज है वो गिर सकती है, तो कहीं ना कहीं वह अपनी जिम्मेदारी को लेकर के जो है उस अनुसार जो है काम करते हुए नजर आता है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसको लेकर के जो कार्य की जो गति है, जिसमें लचरता देखने के लिए मिलती थी, वो अब देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जो तमाम जो लोग हैं, जो सीडी के जो कर्मचारी हैं, जो जेई हैं, जिन्हें धरातल पर तमाम प्रकार के सर्वे करने होते हैं, कार्य करने होते हैं, वो अगर लचरता नहीं दिखाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि फिर जो ऊपर जा रही जो फाइलें हैं उनकी तो केवल अप्रूवल मात्र ही होती है, लेकिन जो धरातल पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसमें सी और डी और जो जेई स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और उन पर अगर पूरे तरीके से लगाम रहेगी मेयरों के पास, तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि उसमें कार्य के अंदर गति जो है वो देखने के लिए मिलेगी। चलिए जितेंद्र, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से आपको बता रही है, कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। एमपी और तेलंगाना चुनाव पर यहां मंथन होगा। उम्मीदवारों के चयन पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर अब सक्रिय हो गई है और इसी को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है। उम्मीदवारों के चयन पर दिल्ली में बड़ा फैसला लिया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां 1 और तारीखों का ऐलान किया गया और तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। चाहे बात चलिए, और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अब सक्रिय हो गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे? और बिल्कुल देखिए कि कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो करेंगे। बैठक में सोनिया गांधी की बात करें और सभी राज्यों के जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में जो चुनाव जो लड़ेंगे, जो उम्मीदवार है जिनकी लिस्टें केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगाई थी, उसको लेकर आज फाइनल लिस्ट जो है वो मोहर केंद्रीय चुनाव समिति लगा सकती है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। जी चलिए, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, अगली खबर की ओर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति के साथ किसानों का आज लंच है। आज हरियाणा के किसान संसद भवन जाएंगे, उपराष्ट्रपति के साथ वो लंच करेंगे। करीब 50 किसान संसद भवन पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति ने लंच का निमंत्रण दिया था और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये पूरी जानकारी साझा की। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, आज करीबन हरियाणा के 50 किसान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगे, संसद भवन वो पहुंचेंगे। क्या कुछ ये कार्यक्रम है, लंच का कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है, कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे, जानकारी आपसे चाहेंगे। और बिल्कुल देखिए, जो सभी जो किसान है, 50 किसान, वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो नई संसद भवन है वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लंच पर मुलाकात करेंगे। उनके साथ जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो भी
पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज नए संसद भवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के 50 किसान जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, लंच पर चर्चा करेंगे। जो जानकारी है जो बदलती कृषि पद्धति और तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर किसान जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ उनसे कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राजा। और इन्हीं सभी खबरों के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।